हेलो, जय श्री कृष्ण। हेलो, वॉइस आ रही है? हेलो हेलो। हाँ जी, वॉइस आ रही है क्लियर? हाँ जी, कौन बच्चा बताएगा वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है? अभी एक भी बच्चा नहीं है, कहने का मतलब ये है। चलो तो फिर बताओ थोड़ा, वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी, चलो करते हैं ना। वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ जी, कोई बच्चा है? नहीं है अभी? मैं एक बार ये देख लेता हूँ, क्योंकि परसों क्या हुआ था आपको मालूम ही है, फिर वॉइस नहीं आ रही थी उस दिन ना, और मैंने भी नहीं रुका था उस दिन, तो मैं लगा रहा था अपना। वॉइस देखो क्लियर आ रही है? चलो, मे भी हो सकता है क्लियर आ रही होगी, यहाँ से तो लग रहा है कि कुछ क्लियर आ रही है। और अभी आप लोगों ने तो बताया नहीं, क्वेश्चन करते हैं फिर, ठीक है? चलो जी, देखो। अच्छा, समीर आ रही है क्या? देखना एक बार वॉइस क्लियर आ रही है क्या? तनिष्का, वॉइस का एक बार बताना थोड़ा सा। वॉइस को लेके मैं परेशान रहता हूँ, उसके पीछे रीजन है। परसों मालूम पड़ा, मैंने 1.5 घंटे की क्लास ले ली, फिर बच्चों ने कहा जी आवाज़ ही नहीं आ रही थी, फिर दोबारा लेनी पड़ गई मुझे। अब मैं एक बार पूछ लिया करूँगा सारे बच्चों से। अच्छा, क्लियर है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो देखो, थोड़े से आप लोगों के लिए नए हो जाएंगे, और बाकी का तो मैं बीच बीच में काफ़ी ट्रिक्स भी बताया करूँगा ऑर्गेनिक वगैरह की आप लोगों को। लेकिन थोड़ा सा इन बच्चों को इनिशिएट करना पड़ेगा ना, जो बच्चे नीट का दे रहे हैं, क्योंकि आज तो IIT JEE का एग्ज़ाम हुआ था और बच्चे बता रहे थे काफ़ी अच्छा हुआ। और उम्मीद यही है कि जो 13 वाले बच्चे हैं नीट के, उनका भी काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन इनको बीच बीच में थोड़ा चालू रखना पड़ेगा। तो अभी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आप 12th के हो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं ना। कई बार बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो क्वेश्चन से ही निकल के आते हैं। कई बार थ्योरी नहीं समझ में आती है, तो क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाती हैं चीज़ें, तो वो हम लोग कर लेंगे। और बाकी मैं पर डे के हिसाब से अभी इन लोगों का ऑर्गेनिक और थोड़ा देखने वाला हूँ, ताकि वो सही चलता रहेगा, ठीक है? अच्छा, मतलब कल हम लोग ऑर्गेनिक ही करेंगे, लेकिन इनके लिए कुछ ना कुछ अगर बच्चे आते रहे तो मैं ये सारे क्वेश्चन कराता रहूँगा। NTA वाले बीच में भी करा ही रहा था, लेकिन स्टूडेंट नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था, है ना। अब देखो, एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं, हालांकि मैंने व्हाट्सएप पर भी दे डाल रखा है इसका, लेकिन मुझे लगा कि ये NTA के ही हैं और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलो,
देखो देखते हैं कौन बच्चा इसका राइट आंसर देगा। ये किसी एनटीए के ही एग्ज़ाम में है, कौन सा वाला है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन फ़िलहाल कर लेते हैं इसको। इसका IUPAC है। ये है ना। अब देखो IUPAC नेम करना है, मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूं। ये चलिए आप करके बताइए कौन बच्चा इसका IUPAC नेम देने वाला है। हाँ जी बताओ। अब आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये किसी बच्चे ने मुझे भेजे हैं, हालांकि मैंने ऑप्शन वहाँ दे दिया है, लेकिन मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसका जब आप नॉमेनक्लेचर करते हो तो एक आध बच्चा तो गड़बड़ कर देगा मामला। मैंने कहा चलो डिस्कस करना चाहिए आपके साथ। ये है, कौन बच्चा राइट आंसर बता रहा है। ये NTA में पढ़ा हुआ है और इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नीट में कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल ऐसे हैं कि बच्चा कहाँ से। अभी मैं इसके लिख दूँ, ऑप्शन लिख ही देता हूँ, एक आध बच्चा तो गड़बड़ी करेगा कम से कम। अगर ऑप्शन नहीं लिखूँगा तो गड़बड़ी करने का मामला कम हो जाएगा आपका। तो गड़बड़ी कर दो भैया, यहाँ जितनी गलतियाँ करनी है मेरे सामने कर लो, वहाँ गलती के चांसेस नहीं है आपके, ठीक है। और बीच बीच में NTA वगैरह इसलिए कराता रहता हूँ कि एक आध बार बच्चा थोड़ा जोश सा कम हो जाता है, उसके जोश दिलाना ज़रूरी है, मेरा काम है वो। फिर कल से थ्योरी कराऊंगा और आप लोग ज़्यादा आओगे तो फिर सारे क्वेश्चन कराऊंगा। देखो जरा कौन सा वाला इसका सही है। सेकंड ऑप्शन है इसका, क्योंकि आप लोगों पे ना क्वेश्चंस ऑप्शन से गलती होगी, वैसे नहीं होगी। टेट्रामेथाइल डेका 9 डाइइन। दो ऑप्शन मैंने इधर लिख दिए, दो इधर लिख रहा हूं, ठीक है। सी वाला मतलब थर्ड वाला दे रखा है इसमें 2 4 5 6 टेट्रा मिथाइल डेका नहीं 7 7 इथाइल 17 डाइइन। और फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है इसने नन ऑफ दीज। चलो भैया बताओ कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर। एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन बच्चों ने भेज रखे हैं, मैं तो अपने कराऊंगा ही कराऊंगा। हाँ गुड इवनिंग साक्षी, आपका ही है ये, समझ रही हो। मैंने कहा चलो कम से कम वहाँ मैं भेजता हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो जब लाइव ले रहा हूँ तो लाइव में सिखा दूँ कि ऐसे हुआ। देखो वहाँ पे कई बार लिख करके भेजता हूँ मैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा समझ लो। आपने यहाँ से कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। देखो जब डबल बॉन्ड आए ना, इधर से क्या है ना, डबल बॉन्ड नहीं है, इधर से डबल बॉन्ड नहीं है ना काउंटिंग पे, यहाँ से डबल बॉन्ड है, तो आप डबल बॉन्ड को काउंटिंग, यहाँ पे CH2CH है। बीच में मैंने IUPAC इसलिए सिखाई थी क्योंकि एक क्वेश्चन IUPAC से आता ही आता है। अब इधर क्या है ना, इधर डबल बॉन्ड 2 पे है, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। यहाँ पे क्या है 1 पे है, तो आप 1 से काउंट करो 1 2, क्योंकि हमें तो ऐसे करके ले जाना ना, समझ रहे हो मेरी बात। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। अब मिथाइल काउंट कर लो, 2 पे है, ठीक है, 4 पे है, 6 पे है, 7 पे है, तो क्या हो गया इसका 2। वहाँ चेक बाद में किया करो, पहले अपना कर लिया करो। रफ वर्क सारे बच्चों को 1 मिनट के लिए तो एक क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आप तो 30 सेकंड में निकाल दोगे। ये कर लिया अपना और पहले यहाँ लिख लो, फिर मैच कराओ, नहीं तो वो दिमाग में चारों दिखते हैं फिर, है ना। यहाँ लिख लो पहले 2 4 5 7
टेट्रा मिथाइल। और एक बात सारे बच्चे जानते हैं भाई, मैंने मिथाइल तो लिख दिया, अब यहाँ इथाइल भी है, तो अल्फाबेटिकली तो वो पहले आएगा ना, तो इससे पहले जरा वो लिखो 7 इथाइल है, ये नहीं है 7 इथाइल है, तो 6 पे था, है ना, पहले लिखो 7 इथाइल, तो क्या हो गया 7 इथाइल 2 4 5 6 टेट्रा मिथाइल। और जब डबल बॉन्ड आता है 2 बार तो उसको डेका बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ पे आया हुआ है, 1 पे और 8 पे, डेका 1 8 डाई इन, हो गया। तो कौन सा वाला है, ठीक है ना, तो देखो ये फर्स्ट वाला है, सही है। हाँ ये थोड़ा सा है ना, अब तो समझ में आ गया ना। चलो ये वाला हो जाएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और समझो, कई बार लिख करके भेजने पे वो समझ में नहीं आता है, मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, अच्छा ये तो इसमें आ जाएगा, हाँ इसी की वजह से मैंने यही वाला ले लिया है, ये वाला एक्स की आयोनाइजेशन एनर्जी वाला ले लिया है। तो मैं अभी बताता हूँ इस क्वेश्चन को जो आपने भेजा था। चलो ये सही है कि कम से कम ये हमारे पास इसमें ये है। देखो एक क्वेश्चन था ये वाला, पहले ये ले लेते हैं फिर आगे करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब इसमें पूछा है, आपको दिख रहा होगा, सही है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए जो बच्चे 12th वाले हैं वो भी देखते रहें, कॉन्सेप्ट जरूर है, ये 11th का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला कॉन्सेप्ट है, आपको भी लगाना आना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको भी एग्जाम देना है। अब देखिए हमारे पास कोई 4 एलिमेंट हैं, एक्स वाई जेड एम ऐसे करके। अब अगर हम लोग एल्कली मेटल्स की बात करें तो एल्कली मेटल्स हमारे पास क्या है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव है, इसको छोड़ देते हैं। दीज आर द एल्कली मेटल्स। अब अगर हम लोगों को प्रैक्टिकल में लैब में काम करना पड़ जाए और हमसे पूछ ले कि बताओ भाई ये आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू के बेसिस पर किस तरीके से उसकी जाएंगे। मान लेते हैं एक बार के लिए कि लिथियम का होता है 1s2 and 2s1। देखिए इसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा बड़े आराम से इजीली निकल जाएगा, ठीक है, बड़े आराम से निकल जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी देंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर दूसरी, आपने सुना होगा, थोड़ा सा और बताता हूं इसको, एक होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सारे बच्चे जानते हैं, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन। जैसे मान लो इस पे थोड़ा पहले करवाता हूं आपको, इसका है यहाँ 2s1, इसका है 2s2, इसका है 2p1 और इसका है 2p2। मान लो मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बताओ, तो हम कौन सी वाली देख रहे हैं, फर्स्ट वाली, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे इंक्रीज होती है, तो पहले किसकी हो गई, कार्बन की, लेकिन फिर किसकी होनी चाहिए थी, बोरॉन की, होगी नहीं। एडजेसेंट एटम से देखते हैं, बगल वाले से देखते हैं कि भाई इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा है, तो किसकी हो गई यहाँ, बेरिलियम की, फिर किसकी हो गई, बोरॉन की, फिर किसकी आ गई, लिथियम की, है ना, यही होगा ना ऑर्डर। अब आपसे पूछ लिया जाए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो देखो सेकंड का मतलब क्या है, इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब लिथियम का मैंने आउटर, इनका सबका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है। तो लिथियम का क्या आ गया, 1s2, इसका क्या आ गया, 2s1, यहाँ पे क्या होगा 2s2, और यहाँ पे क्या होने वाला है 2p1। अब चलो कौन बच्चा बताएगा इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, इनमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा।
चलो भैया बताओ। हाँ धर्मेंद्र, गुड इवनिंग। भाई क्लास में रहा करो, तुम्हारे पेपर चल रहे हैं, चालू होगा। कहने का मतलब ये है, आज के बच्चों से मैंने बात की, बच्चे कह रहे सर मज़ा आ गया पेपर में। मैंने कहा चलो मज़ा आना चाहिए। कौन बच्चा बता रहा है, थोड़ा सा इसका आंसर बताओ तो एक बार, फिर बात करते हैं। इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बतानी है, मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि इसी वाले क्वेश्चन में IE2 की वैल्यू है। IE2 का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। तो कौन सा वाला आंसर होगा सबसे ज़्यादा? अरे वेरी गुड, तनिष्का का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और कोई बच्चा बताएगा? हाँ जी भैया बताओ जरा। अब देखो क्या है ना, इसमें जैसे आप लोगों ने सारे बच्चों ने पढ़ा है, इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी छोटी है उसका साइज छोटा हो गया। जब साइज छोटा हो गया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे भी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने अचीव कर लिया है, अटेन कर लिया है। और आप लोग सारे बच्चे जानते हो पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है हीलियम की, क्योंकि हमने वहाँ पे किए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गई, तो सबसे ज़्यादा लिथियम की आ गई, है ना। क्योंकि इसमें साइज का देख रहे हो आप लोग, 2 2 2 में कॉम्पिटिशन चल रहा है, लेकिन इसका तो 1 आ गया। तो लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी। और लिथियम के बाद लेफ्ट टू राइट चलने पे इंक्रीज होती है, तो होनी चाहिए थी कार्बन की, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो किसका हो गया यहाँ पे? बोरॉन। फिर किसका हो गया? कार्बन। फिर किसका हो गया? बेरिलियम। तो ये आया नहीं आया? ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। तो सारे बच्चों ने सही दिया होगा आंसर? हाँ बिल्कुल सही है, प्रांजलि का भी सही है। बाकी बच्चे भी देते रहो भाई, ताकि आप लोग थोड़ा अपीयरेंस बताते रहो मुझे कौन कौन बच्चा है, जिससे थोड़ा सा मेरा मन लगा रहेगा। बाकी आपका तो क्वेश्चन होते ही रहेंगे साथ के साथ, है ना। तो देखो एक चीज़ है, जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये चीज़ें बड़ी आराम से समझ में आ जाएंगी। कैसे समझनी है? हमें पूछ रहा है एल्कली मेटल्स के बारे में। अब मान लो एक बार इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से इजीली, तो दूसरे ने नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सारा कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ गया? नोबल गैस का। और ये स्टेबल ज़्यादा है। अब जितना आसानी से पहले में निकल गया था इलेक्ट्रॉन, अब क्या उतनी आसानी से इसमें से निकल जाएगा? ये थोड़ी बहुत एनर्जी से निकल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, कई टाइम्स ज़्यादा चाहिएगी उसे। अब मान लो यहाँ पे 10 गुना बड़ी थोड़ी सी, सेकंड की तो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हम लोग जितनी इजीली फर्स्ट में निकल गई थी उतनी इजीली सेकंड में नहीं निकलेगी, तो सेकंड की ज़्यादा होने वाली है। तो यानी कि ये ऑर्डर तो हमें इतना मालूम पड़ गया। अब कितनी ज़्यादा होने वाली है ये इस बात पे डिपेंड करता है इसके कॉन्फ़िगरेशन पे। तो ये 10-20 के उसमें नहीं होगी, 50 तक भी नहीं, कई गुना ज़्यादा होती है, कई टाइम्स ज़्यादा होती है। अब देखो यहाँ कितनी बढ़ रही है, सेकंड तो बढ़ रही है लेकिन 10, यहाँ कितनी है भी, ये तो घट रही है, ये तो घट रही है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ कितना, लगभग 50-50 बढ़ा, तो ये तो चलेगा नहीं। यहाँ तो घट रही है तो ये भी नहीं है, उतना 10 बढ़ रही है, तो कौन सा वाला हुआ? कई टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हो इसने हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, ऑब्टेन कर लिया। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो गया इसका? थर्ड विल बी द आंसर। हाँ जी, समझ में आया? ये वाले क्वेश्चन थे आपके। आप थोड़ा सा इसी एनटीए पेपर के डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला देखते हैं। देखो, हाँ जी भैया बताओ, आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। धर्मेंद्र भाई साहब बताओ, आपके लिए क्वेश्चन है, 6 तारीख का पेपर है आपका, बताओ जरा थोड़ा सा, कोशिश कर सकते हो। अच्छा, जावेर का बिल्कुल सही है भाई, बताओ भाई साहब जावेर, इसका बताओ। लगे रहो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी हो जाए उतनी कम है। अभी थोड़ा सा मैं और इनिशिएट करने के लिए आ गया हूँ, दोबारा करवाता रहूँगा मैं। तो आपसे देखो होता क्या है,
चलो अब उन चीज़ों को छोड़ो, फिलहाल यहाँ पे करो। मैं ये कहता हूँ कि जब मेरी क्लास हुआ करे तो एक लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया करो, जिससे क्या होगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे केमिस्ट्री में तो मज़ा ही आता है हमेशा, लेकिन हल्का सा कभी कभार हमें भी ऐसा लगता है कि यार बच्चे हैं नहीं है तो चलो छोड़ो, ऐसा करके दिमाग में आ जाता है। तो ये दिमाग में नहीं आए, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप बढ़ा करके दिखाओ। मैं तो कह रहा हूँ सुबह से शाम तक क्लास लूँगा, ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है, बाकी क्लास और भी चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको मैनेज कर लेंगे, 13 के बाद करा देंगे सारे बच्चों को। हमारे यहाँ तो सारे बच्चे काफ़ी अच्छे रहते हैं, काफ़ी खुश भी रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कोई ये नहीं कहता कि हाँ जी सर ऐसा करके, तो हम उनको बोल देंगे भाई 13 के बाद ले लेंगे, लेकिन वो तो जिम्मेदारी करनी पड़ेगी ना आपको, आप खुद ही ये नहीं आते हो तो इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो डेली आया करो, है ना, वो बढ़ा देंगे, टाइम बढ़ा देंगे। चलो इसका बताओ, कौन बच्चा बताएगा? मेटलर्जी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन विजिबल नहीं है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, मैं एक बार इसको और कर, देखो तो जरा एक बार देखना, जरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? थोड़ा बताओ तो, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। देखो प्रांजलि, अब थोड़ा सा बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है अब आप लोगों को? कौन बच्चा बताएगा भैया राइट आंसर इसका? मेटलर्जी का क्वेश्चन है। क्लियर नहीं है? अब एक बार ट्राई और करता हूं मैं, एक बार ट्राई और करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करने के। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा, तो ज़्यादा ही बड़ा है लग रहा है। अच्छा, इसके ऑप्शन तो फिर दिखाई नहीं देंगे आपको, पहले पढ़ लो एक बार, ठीक है, पहले पढ़ लो, फिर मैं ऑप्शन दिखा दूंगा आपको। देखो अब तो दिख रहा होगा, सी ऑप्शन अभी दिखाते हैं ना, एक बार पढ़ लो, थोड़ा सा कोशिश करना जरा, अगर आता है तो आप लोगों को। चैप्टर मेटलर्जी 12th वालों का हुआ नहीं है अभी, चलो कोशिश तो कर ही सकते हो, कहाँ से करोगे फिर कोशिश, 12th पास वाले तो कर देंगे। हाँ भाई बताओ, अभी प्रांजलि और तनिष्का से नहीं पूछ सकते, फिर भी आंसर दे रहे हैं, कम से कम सही है, देते रहो आंसर। साक्षी कहाँ पे हो? क्लास में हो भी, जो है चाय वाय पीने चली गई साइड में। देखो चलो अब ऑप्शन दिखाता हूं मैं आपको, है ना, देखो ऑप्शन क्या है इसका। अच्छा, यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ पहले, फिर आपको बताऊंगा। इसका ए ऑप्शन है 1, 3 एंड 4, है ना, ये 1 ऑप्शन है, 2 वाला ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, थर्ड वाला ऑप्शन है 2, 3 एंड 4, फोर्थ वाला ऑप्शन है 1, 2 एंड 4। अब ये ऑप्शन लिख लिए मैंने ना, अब थोड़ा सा इसको अगर कर लें तो ये भी नीचे चले जाएंगे क्या? हाँ नहीं, नीचे नहीं जा रहे, काम चल जाएगा अपना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रोस्टिंग आ गई यहाँ तक, ठीक है, अब काम चल जाएगा। हाँ जी, अब ऑप्शन बताए आप लोगों ने। देखो इसमें क्या होता है, जब कन्वर्ट सल्फाइड इनटू ऑक्साइड, रोस्टिंग क्या होती है, जैसे कोई सल्फर के ओर है ना, किसी भी ओर को इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब उसको हम लोग हीट करते हैं तो उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग रोस्टिंग। दोबारा से सुनिएगा, जब किसी ओर को, क्योंकि इसमें कई स्टेप्स होती हैं, मेटलर्जी में कई स्टेप्स होती हैं, उनमें से एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स होती है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहली स्टेप्स होती है कंसंट्रेशन करना, फिर दूसरी स्टेप्स होती है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू देयर ऑक्साइड। तो जो कंसंट्रेटेड ओर होते हैं, जैसे सल्फर का ओर है, तो उसको हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए
यहाँ पे हमने FeS ले लिया, ठीक है। अब FeS को इन द प्रेजेंस ऑफ किया तो क्या बना हमारे पास, इसके ऑक्साइड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में ये तो होता ही है, तो ये तो सही है, अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है, मॉइस्चर, वाटर ऑफ हाइड्रेशन एंड एक्सपेल ऑर्गेनिक मैटर। देखो इसमें क्या होता है ना कि कई सारी मॉइस्चर्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, तो उससे क्या है कि जैसे हीट करने पर वो रिमूव हो जाता है ना। तो ये वाला भी सही है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो कुछ अमाउंट में आर्सेनिक के, फॉस्फोरस के कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो अपने ऑक्साइड बन के रिमूव हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ है इसमें, है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स में बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, इधर ऐसे करके निकल गया। फॉस्फोरस की है तो फॉस्फोरस में P4O5, P4O10 बन गया, है ना। कुछ इस तरीके से ये ऑक्साइड की फॉर्म में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूवल हो जाती हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है। मेल्ट द ओर, रोस्टिंग में कभी मेल्ट नहीं करते, रोस्टिंग में कभी भी मेल्ट नहीं करते, तो ये हमारे पास गड़बड़ है, मतलब गलत है। तो कौन सा हो गया, 1, 3 एंड 4। तो 1, 3 एंड 4, 2 वाला नहीं होगा। अब देखो बड़ा इजी है। अब जैसे कोई बच्चा कहे सर मुझे तो समझ में नहीं आता था और जो क्या बोलते हैं हो नहीं पाया, बड़ा इजी कैसे हो गया। एक चीज अगर आपको मालूम है, मेल्ट द ओर, क्वेश्चन आ गया अपने आप। वही 2 जहां जहां पे लग रहा है वहां करना ही नहीं है, यहाँ 2 आ रहा नहीं होगा, यहाँ 2 आ रहा नहीं होगा, यहाँ 2 आ रहा। क्योंकि कई बार बच्चों को क्या लगता है कि अच्छा ये चीज होगी नहीं होगी, कंफ्यूजन में चले जाते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अगर एक चीज मालूम है तो उसी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा वाला नहीं होना चाहिए, इन तीनों में दूसरा आ रहा है तो हमारे पास पहला फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, गलत होने दीजिए, गलत की टेंशन मत लीजिए, समझ रहे हो। गलत करोगे तभी सही करोगे, जितनी गलती कर सकते हो मेरे साथ कर लो, बाहर मत करना। वहां गलती करने पे कोई फायदा नहीं है और यहां गलती करने पे कोई नुकसान नहीं है। कोई बच्चा ये ना सोचे अच्छा मेरा तो गलत हो गया। अरे भाई गलत सबका होता है, आपका क्या टीचरों का हो जाता है, हमारा हो जाता है, इसमें नया क्या है। चलो बताओ, इनेंशियोमर शुरू हो जाओ। कौन सा आंसर है इसका, आंसर कौन सा होगा, इनेंशियोमर। अच्छा ये ऑप्शन ए होना चाहिए। अच्छा इसका इनेंशियोमर पूछा है, इस वाले का इनेंशियोमर पूछा है, इस स्ट्रक्चर का, ठीक है। बताओ चलो, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट इनेंशियोमर। चलो देखते हैं। देखो इसका इनेंशियोमर का मतलब क्या है, मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज करना है। अब मिरर इमेज करना है तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, मिरर इमेज लेना है तो पूरा घुमा देना है ना। तो इसका मिरर इमेज लोगे आप तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। थोड़ा थोड़ा चेंज कैसे होगा, जैसे मान लीजिए अभी ये हमें वहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो फिर वो प्लेन में, ये दोनों प्लेन में है। चलो एक बार ट्राई करो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ कौन बच्चा बता रहा है इसका आंसर। और कोई बच्चा बता रहा है इसके अलावा? साक्षी डी आंसर है आपका, बताओ बताओ। अब क्वेश्चन ये है, जैसे एक आध बच्चा सोच रहा होगा सर इनेंशियोमर तो हमें मालूम ही नहीं है, आंसर क्या बताएंगे। तो थोड़ा भैया इनेंशियोमर के बारे में समझ जाओ आप लोग। देखो इनेंशियोमर का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास ये मिरर इमेज होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे CHO है, यहाँ पर COH चलेगा। अब इसको हम लोग मिरर में देखेंगे ना, जब मिरर में देखने पे हमें क्या दिखाई देगा कि ये जो OH इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड में ये इधर दिखाई देगा और ये जो राइट हैंड साइड में ये इधर दिखाई देगा, ठीक है। अब दीज आर इनेंशियोमर,
ये आपस में एनेंशियोमर है। लेकिन मान लीजिए अगर दोनों टर्मिनल सेम हो जाएं, इस तरीके से दोनों टर्मिनल सेम हो गए, तो इसको ना मीजो बोलते हैं। POS आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो मीजो कंपाउंड बोलेंगे इसे। ठीक है, ये चीज होगा। तो अगर हम लोग बात करें यहां पे कि इनेंशियोमर देखना है हमें, है ना, तो वो चीज इधर आ जाएगी। दोबारा से देखो, ये मीजो है, ये हमारे पास इनेंशियोमर है। अगर हम लोग इसकी बात करें इसमें, तो कौन सी मिरर इमेज होगी बताओ इसकी? अगर हम लोग मिरर इमेज बनाने लगे तो हमारे पास क्लोरीन टू वर्ड्स है, अबे दिखेगा। फिर पहले में क्लोरीन क्या है, टू वर्ड्स है ना, अब फिर अबे दिखने लगेगा। देखो ये यहाँ पे टू वर्ड्स है, अब फिर अबे दिखेगा, तो अबे में हमारे पास ये आ गया। अब हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, ये आ गया इस तरीके से, है ना, अबे आ गया। अब इधर की तरफ अगर हम लोग करेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो अबे है, तो टू वर्ड्स आना चाहिए। तो टू वर्ड्स यहाँ पे किसी में नहीं दे रखा हाइड्रोजन। देखो आप लोग, 1 2 3 4 किसी में नहीं दे रखा, क्योंकि वैसे तो टू वर्ड्स होना चाहिए। फिर हमारे पास जो प्लेन में है, प्लेन टू वर्ड्स चला जाएगा। अब फिर क्या है हमारे पास, ये CH3 और ये क्या है हमारे पास H, ये प्लेन में आ गया। दोबारा से समझो, ये जो क्लोरीन है ये अबे जाएगा। अब अबे क्यों गया, ये टू वर्ड्स आ रहा है पहले। अगर टू वर्ड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग तो अबे चला जाएगा। ठीक है, तो ये अबे चला गया। अब हमें हाइड्रोजन क्या है, टू वर्ड्स दिखना चाहिए, लेकिन देखो इन स्ट्रक्चर में ना टू वर्ड्स किसी में आ ही नहीं रहा, तो हमें दिमाग से निकाल देना है कि हाइड्रोजन अच्छा यहाँ पे नहीं लिया है। तो फिर ये जो प्लेन में आ रहा है, ये दोनों चीजें प्लेन में है, तो इनमें से टू वर्ड्स होगा, तो कौन सा कर दिया इसने, ये वाला, तो ये प्लेन में रहेगा और आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, देखो सबसे इजी क्वेश्चन 12th वालों को भी करना है और जल्दी बताना है, क्योंकि उनकी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी शुरू करेंगे GOC के साथ। चलो जी बताओ, ये सारे बच्चों का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट बोल दो भाई, इसका आंसर क्या है। हेलो भाई साहब, जल्दी बोल दो। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनेगा, इस वाले का आंसर बताओ भाई। मेरी वॉइस पहुंच रही होगी आप लोगों तक, तो थोड़ा बताओ, जोश से जज्बे से जल्दी से बता दो, जोश को बरकरार रखो, जल्दी जल्दी आंसर देते रहो। गलत हो जाए तो ज़्यादा पछताना है नहीं, क्योंकि आगे बहुत दूर जाना है, और आगे जाना है तो ये छोटी मोटी चीज़ों से ज़्यादा नहीं सोचना है कि अच्छा क्या हो गया। बिल्कुल सही है, साथ का आंसर एसीटोन आंसर होगा, बिल्कुल सही है। अब देखो भाई साहब, ऐसा है कि ये हो गया हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल, लेकिन ये प्राइमरी एल्कोहल, लेकिन इसका नाम क्या होगा, एन, है ना, एन का मतलब नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, नॉर्मल हो गया ना, नॉर्मल का मतलब चेन में सीधा सीधा जा रहा है। मान लीजिए एल्कोहल, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे हमें क्या मिला, एल्डिहाइड। ठीक है, जबकि ये तो बोल रहा है आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल का मतलब है कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। अब इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास बन गया एसीटोन। ठीक है, 3 डिग्री का होगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ
कि एक हाइड्रोजन यहाँ से गया था, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया था, तो हमारे पास एल्डिहाइड बन गया। सेम केस यहाँ है कि यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, तो इसको चाहे तो दो प्रोसेस बोल सकते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन कॉपर के साथ करते थे ना 573 पे, चाहे तो वो वाला क्वेश्चन आ जाए इसका, चाहे फिर ये आ जाए। और सारे बच्चे जानते हैं 3 डिग्री का होगा नहीं। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर एल्कीन बन जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन हो जाएगा उसका, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। जैसे इन कार्बन के पास देख रहे हो आप लोग हाइड्रोजन है, समझ रहे हो ना? तो कौन सा आ गया? आइसोप्रोपाइल, ये तो एसीटोन, इसको एसीटोन बोलते हैं। चलो तो थोड़ा सा तो ऑर्गेनिक तो सिंपल है, और बीच बीच में और ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी पर डे के हिसाब से, क्योंकि एक आध बच्चा थोड़ा सा सोच रहा होगा एनटीए के क्वेश्चन करते करते कि अच्छा ये वहाँ पे हो पाएंगे, मुझसे नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे भाई, आपसे हो पाएंगे। प्रैक्टिस आपने कर रखी है बहुत अच्छी, बस क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। मैंने कहा था थ्योरी के साथ क्वेश्चन करना, थ्योरी पढ़ रहे हो। क्वेश्चन लगाओ 500-600 पर डे के हिसाब से। चलो बताओ इसका आंसर कौन सा है? हाँ जी भैया, कोई आंसर बता रहा है? सी आंसर बिल्कुल सही है साक्षी, सी आंसर होगा। देखो जब एडियाबैटिक प्रोसेस होती है तो एक कांस्टेंट काम करता है, क्या है? पीवी गामा। तो इसको क्या बोल देते हैं? P1 B1 गामा इज इक्वल टू P2 B2 गामा, है ना? और ये तो हमारे पास बॉयल्स लॉ लग गया। तो बॉयल्स लॉ कब लगता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे क्या होगा? हीट कांस्टेंट। तो गामा का यूज़ किया जा रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब कैसी? हीट, इसमें चेंज इन हीट कांस्टेंट रहती है। तो बिल्कुल सही है, तनिष्का का भी सही है, प्रांजलि का भी सही है, सारे बच्चों का सही है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा बताते जाया करो, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ाने में तो मज़ा आता है मुझे, लेकिन जब बच्चा नहीं होता है तो मैं कई बार सोचता हूँ यार किससे पूछूं क्वेश्चन, फिर मैं अपने आप लगा रहता हूँ। अब अपने आप जो चीज़ें हैं वो एक बार दो बार के लिए तो सही हो जाती हैं, लेकिन बहुत बार के लिए सही नहीं होती हैं। अब कौन सा कर लें? चलो भैया ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लो कि अगर ये मैंने सारे क्वेश्चन आज नहीं कराए तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो आपको अच्छे अच्छे कराई दूँ। चलो भैया शुरू हो जाओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कौन बच्चा बताएगा? पेन पेंसिल लेके बैठा करो मेरी क्लास में थोड़ा सा, जिससे पेन घुमा लिया करो कभी कभार कि कैसे हो रहा है, क्या इसमें लगेगा कॉन्सेप्ट। कोशिश करो। क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ इसको सही करने की। देखो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, देखो और मुझे बताओ कि अच्छा ये तो जा ही नहीं रहा। ये DPI में बने हुए हैं तो इतना ही बड़ा हो पा रहा है, पर ट्राई और दोबारा से कर देते हैं। अरे वेरी गुड, इतना जा रहा है ये। अब मुझे बताओ आप लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन को तो छोड़ देते हैं, अब आ गई 4 ऑप्शन। चलो भाई सब बताओ जरा। अब देखो तनिष्का दिख रहा है? अरे वेरी गुड, जावेर का आंसर सही है भाई साहब, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, ये क्लियर है? आप प्रांजलि देखो जरा, थोड़ा देख के बताओ सही है अब, ताकि मैं समझाऊं तो आपको समझ में आ जाए। मतलब पिक्चर क्लियर आ रही है थोड़ी सी?
अच्छा ठीक है ना। अच्छा अब अपना अपना बोल दो सारे बच्चे एक बार के लिए, टेंशन मत लो। अभी एक दो बच्चों का आंसर नहीं आया है। बॉन्ड एनर्जी मच लोअर, अच्छा ये कहना चाह रहे हो। हाँ बी, हाँ तो सारे बच्चों ने लगभग बी बोला है। हाँ तो इसका मतलब तो बी सही है। कुलदीप भाई साहब चलो समझाते हैं। हाँ देखो थोड़ा सा करते हैं इसको, है ना, मैं आपको समझाता हूँ इसमें। देखो इसमें क्या है, जैसे ध्यान रखना डाउन दी ग्रुप चलने पे मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाया था। जिन बच्चों को पी ब्लॉक 14 वाला ग्रुप में ना, मैंने कहा था आपसे कि एनर्जी जो है वो डाउन दी ग्रुप डिक्रीज करती है। कैटरीना सिले जीन्स वाला है ये, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होती है। तो सी सी बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन एस आई, तो ये वाला हमारे पास क्या है, सही है। ये वाली बात तो सही है, ठीक है। मीथेन इज क्वाइट स्टेबल बट सेलाइन इज अनस्टेबल, ऐसा क्यों, वो बताना है। मतलब मीथेन का मतलब समझ रहे हो, CH4 SiH4, ये तो ये बोल रहा है स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ऐसा बताइए क्यों, रीजन क्या है उसके पीछे। तो देखिए क्या है कि पहला वाला तो सही है, इसकी ज़्यादा एनर्जी होगी। अब SiH बॉन्ड एनर्जी इज मच लोअर देन CH बॉन्ड एनर्जी, तो इसमें क्या होगा कि, अच्छा एक और चीज़ है और देख लेते हैं पहले इसके बी के बाद। SI हैज़ वेकेंट p ऑर्बिटल्स, SI में क्या है कि जैसे कितना होता है इसका 3p2, SI का होता है 3p2, है ना, आर्मर ससेप्टेबल न्यूक्लियोफिलिक साइट। अब देखो अगर मैं SI की बात करूं तो पूरा SI का मतलब क्या होता है, SI का मतलब होता है 3s2 एंड 3p2, है ना। तो ये जो 3 आ जाती है तो इसका वेकेंट d ऑर्बिटल भी होगा। अब वेकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ये सारे H और अटैच हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला ग्राउंड स्टेट है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, वेकेंट d ऑर्बिटल भी है इसका, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक ससेप्टेबल भी होगी, ठीक है। तो देखो अब इसमें कह रहा है ये अनस्टेबल क्यों है, ये अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू CH बॉन्ड से। तो ये सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर डाउन दी ग्रुप चलने पर डिक्रीज करती है, ठीक है। तो बी आंसर है। अच्छा चलो एक चीज बताता हूँ, ये 12th वाले बच्चे जरूर करेंगे सबसे पहले, और बाकी 13 वाले बच्चे तो भैया तुरंत कर देना चाहिए, इनको दिमाग में रहनी चाहिए सारी चीज़ें। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, चलो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस बात पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन कौन बच्चा बताएगा, कितनी बातों पे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आंसर होगा। कैसे, कितनी बातों पे डिपेंड करती थी, 5। नंबर 1 कंसंट्रेशन, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, नंबर 4 सरफेस एरिया, नंबर 5 प्रेजेंस ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन। 5 चीज़ों पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, इन्होंने तो 3 डाल दिए यहाँ पे। दोबारा से सुनेंगे सारे बच्चे।
रेट ऑफ रिएक्शन 5 फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 कंसंट्रेशन, अगर मान लीजिए लिक्विड में नहीं हो रही है कोई रिएक्शन, गैस में हो रही है, तो वहाँ पर हम प्रेशर मेजर करते हैं, तो कंसंट्रेशन या प्रेशर एक ही हो गया। टेम्परेचर, कैटलिस्ट, है ना, सरफेस एरिया, प्रेजेंस ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन, तो 5 फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4th विल बी द आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल आंसर सही है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, और कौन सा कर सकते हैं, क्वेश्चन तो सारे कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए देखो ज़रा, आप लोग बता सकते हो इसका आंसर कौन सा होगा। चाय पीने मत चले जाना कोई बच्चा, तभी जाना, और नहीं तो फिर मैं बंद कर दूंगा मामला। चलो भाई शुरू हो जाओ, बताओ आंसर क्या होगा। बताओ बताओ, ECS का ध्यान रखो, 12th वाले पहले बता सकते हैं क्योंकि अभी वो प्रैक्टिस में तुरंत की तुरंत, और 13 वाले तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में, तो सारे बच्चों को बताना है। तो तनिष्का का आंसर है C। हाँ भाई 13 वाले बच्चे बताओ जल्दी से। अरे वेरी गुड, सही है सही है सही है। अरे भैया कहाँ चले गए सारे बच्चे, 2-4 तो बच्चे हैं और वो भी गायब हो जाते हैं, फिर मुझे लगता है कि अच्छा क्या है अब कल ही करेंगे। जल्दी बताओ भाई आंसर। अरे और कोई बच्चा बता रहा है? तनिष्का कौन से का आंसर बता रही हो? पहले तो सही बताया था। देखो 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 भाई देखो, गड़बड़ मत करो। लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और क्या बताऊँ आपको, जिंक लिख दूँ यहाँ पे, जिंक के बाद आयरन लिख दूँ, आयरन के बाद क्या इधर ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद क्या है कॉपर, कॉपर के बाद क्या है सिल्वर। अच्छा थोड़ा ये भी लिख के दिखाऊं 2-4 के, 3 पॉइंट कितना होता है इसका, 41। चलो मान लो कुछ तो ध्यान भूल गया ऐसा करके, इसका -0.76 वोल्ट है, इसका 44 करीबन होता है। ठीक है, इसका क्या है 0 है। कॉपर का कितना होता है +0.34 वोल्ट, सिल्वर का कितना है 0.80 वोल्ट। ठीक है, ये वाले होते हैं। अब ये देख के बताओ कौन किसको डिस्प्लेस कर देगा। हमारे पास कौन कौन सा आया, जिंक, जिसका माइनस होता है। आपको मालूम है इस टेबल में जिंक इसको डिस्प्लेस कर सकता है, बट आयरन जिंक को नहीं कर सकता। आयरन हाइड्रोजन को कर सकता है, आयरन ये कर सकता है, कॉपर Ag को कर सकता है, बट Ag कॉपर को नहीं कर सकता। देखो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर है, डाउन द ग्रुप चलने पर रिड्यूसिंग पावर, जिसका ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा -3 पॉइंट समथिंग होता है, मैं तो ध्यान भूल गया हूँ फिलहाल, लेकिन इतना ही होता है ना, मतलब कुछ आगे डिजिट है, इसका थोड़ा ध्यान नहीं है मुझे फिलहाल। लेकिन लिथियम टॉप पे होता है, क्योंकि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, लिथियम। मान लो लिथियम भी आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन भी आया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन को टिक करके आना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ऑक्सीडेशन की। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, लिथियम का, है ना। जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो आपने वो डिस्प्लेसमेंट वाली चीजें पढ़ी है ना, रिएक्टिविटी टेबल भी बोलते थे ना इसको 10th में, ऐसा करके ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, वो हाइड्रोजन की प्रिपरेशन मेथड में सारे बच्चे जानते हैं। तो देखो ये वाला Ag कॉपर को डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, बाकी सारे कर देंगे इसको। देखो जिंक कर देगा, ठीक है, आयरन कर देगा, और सिल्वर नहीं कर पाएगा। तो कौन सा आंसर हो गया, सिल्वर। ठीक है, तो ये नीट के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और प्रैक्टिस किसी बच्चे ने सारे पेपरों की कर रखी है तो उसका तो भाई काफ़ी अच्छा है।
चलो एक लास्ट स्कोर कर लेते हैं ना, फिर कल करेंगे, क्योंकि चलो ट्राई मारो भाई सारे बच्चे, रिएक्शन वगैरह लिख लो। कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? साफ दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा सही है। और बताओ और बताओ और बताओ, कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर? बिल्कुल सही है। अभी देखो सी आ रहा है, एक डी आ रहा है, और देख के बताओ कौन सा आंसर सही है आपका। तो देखो क्या है ये, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड क्या होता है हमारे पास? FeCl3, ठीक है, एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसीटेट। एसीटेट मतलब CH3CO, ठीक है, द ब्लड रेड कलर ड्यू टू दिस वन, ठीक है। तो सोडियम एसीटेट है ना, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट होना चाहिए था यहाँ पे, थोड़ा सा या तो कट गया है या कुछ ऐसा रहा होगा, क्योंकि सोडियम एसीटेट से रिएक्ट करता है ये, ठीक है। तो सोडियम एसीटेट से रिएक्ट करके NaCl तो उधर चला जाता है और यहाँ पे बनता है CH3COO, ठीक है, प्लस NaCl यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। NaCl इधर चला गया तो ये वाला बनता है हमारे पास। तो ऐसा। अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफरेंस है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफरेंस है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर से देखो, दोबारा से ध्यान दो, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसीटेट, यानी कि यहाँ पे ना सोडियम रहा होगा, क्योंकि एसीटेट तो सारे बच्चे जानते हैं ये होता है न्यूट्रल, मतलब चार्ज होगा, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ दे रखा होता है, तो सोडियम एसीटेट दे रखा होता है। अब सोडियम एसीटेट को हम जब करेंगे रिएक्शन, तो हमारे पास NaCl अलग निकल जाएगा थ्राइस मोल में, है ना, नंबर ऑफ मोल्स मैंने बैलेंस नहीं किए हैं, वो ध्यान रखिएगा। तो ये वाला बनता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से दे रखा है, तो देखो ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा। अब दो ऑप्शन में है हमारे पास, आइदर C आइदर D। तो ज़्यादातर बच्चों का किसका है? देखो इसमें क्या होगा, ये वाला, जैसे हमने आयरन को कई में ले रखा है, देख रहे हो आयरन के मेटल कई सारे हैं, तो इसको कौन सा बोलेंगे? ट्राई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ट्राई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक इस तरीके से आया हुआ है, तो इसको बोलेंगे मोनो, क्योंकि इसमें मेटल कितना है? 1। अगर इसी को हम लोग डाई न्यूक्लियर सिस्टम बोलें तो इसमें से डाइमर बन जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है कि ऐसे करते करते तो ऑप्शन आपका C बिल्कुल सही चला जाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दे ही नहीं रखे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। ये वाला आंसर ध्यान रखना है। अब देखो अगर एक आध बच्चा है तो फिर देखते हैं क्या है। टोटल नंबर ऑफ, इसको तो सारे बच्चे बता देंगे भैया, शुरू हो जाओ फिर। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द 4th एनर्जी लेवल ऑफ एटम। 4th एनर्जी लेवल ऑर्बिटल में क्या होगा बताओ? थोड़ा बड़ा कर दूं? अगर साफ नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं।
हाँ जी भैया बताओ जरा क्या आंसर है इसका। अब ऑप्शन दिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द फोर्थ एनर्जी लेवल 32, बिल्कुल सही है, 32 होंगे भैया एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अरे 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 क्या कर रही हो प्रांजलि, 32? अरे गलत हो गया भाई, दोबारा सोचो चलो। देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पूछे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा उसने। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिख लो, कॉपी पे पेज पे लिख लो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास n²। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, क्या होता है 2n²। लिख लो इसको रफ कॉपी पे। क्या पूछा है इसने पूछा है एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन सा वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी ऑर्बिटल पूछ रहा होता तो आपका बिल्कुल आंसर सही था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वही 4 का स्क्वायर है, कितना आ जाएगा 16, है ना। कोई बात नहीं, गलत होने से सही होगा, गलत होने दो, टेंशन मत लेना ज़्यादा कोई बच्चा। हाँ तनिष्का का बिल्कुल सही है, जितनी गलती करनी है मेरे साथ कर लो भाई, वहाँ गलती करने का चांस नहीं रह जाना है। खूब गलती करो, मैं तो ये कहता हूँ, जितनी कर सकते हो उतनी। ये क्या है, अच्छा इसका देख लो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मिल जाएगा आपको, है ना। बाकी का तो कल मैं आपको बताऊंगा ही। इसको और एक बार ट्राई मारो आप, रिएजेंट है ना ये, देखते हैं आपको रिएजेंटों की केमिस्ट्री कितनी आती है। देखो ये आपके लिए, सारे बच्चों के लिए होमवर्क लिख लो इसको। होमवर्क क्या है, क्यों बताने वाला हूँ मैं इसको, कल ना मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊँगा। रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म जो है 10 मतलब थोड़ा टाइम लेकर के ही समझाऊँगा और क्वेश्चन भी समझाऊँगा, तो इसका आप कॉपी में लिख लो, ये आपका होमवर्क है। कल मैं इसके आगे से ही कराऊँगा सारे क्वेश्चन, वैसे तो काफ़ी सारे हो गए हमारे, लेकिन फिर भी ये 7th वाला लास्ट में रह गया था। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि अभी मैकेनिज्म रहने दो आप लोग, एक क्लास मेरी और है तो मैं उसको लेने जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल आप इसको कर लो और इसको कल मैं समझाऊंगा आपको, आप अपने तरीके से कोशिश करिएगा थोड़ी समझने की, है ना, क्योंकि ये इसमें जो इनिशिएट करने वाला होता है वो रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ठीक है, और कल कराऊँगा मैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक क्लास और रह गई है मेरी कहीं, तो मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ और कल मैं पक्का कराऊंगा। कोशिश तो मेरी पूरी रहती है पर डे, कल भी मैं कोशिश कर रहा था कि कम से कम बच्चों को विश तो कर ही दूँ, लेकिन जब नहीं हुआ तो मालूम पड़ा मुझे नाइट में 12 o'clock वीडियो बनाना पड़ा छोटा सा। मैंने कहा अपनी तरफ से तो हम सारे काम करेंगे, ठीक है, और काफ़ी बच्चों को अच्छा भी लगता है। आज काफ़ी बच्चों से बात की मैंने, तो कुछ बच्चों ने कि सर मज़ा आ गया। तो ये चलता रहेगा, कोरोना वोरोना आप साइड में रख दो, पेपरों की तैयारी अच्छी करिए आप लोगों ने, अब उसका देना भी तो है, तैयारी तो कर ही ली है आपने, है ना। तो कल करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और गुड नाइट। अब चाय पानी जो भी पीना है पी लो, लेकिन 1 घंटे भैया आ जाया करो। कल कुछ नया कराने वाला हूँ, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर नया कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वैसे ही चला गया, ऐसा नहीं जाने देंगे, ठीक है। ज़्यादा बातों में नहीं जाने देंगे, कराएंगे कुछ ना कुछ। कल कुछ नया कराता हूँ क्वेश्चन के साथ भी और किसी चैप्टर से भी, ठीक है। कल मिलते हैं 9 o'clock, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।